अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक लर्निंग विद शुमाइला। आज जो हम नावल डिस्कस करने वाले हैं वो है डेविल ऑन द क्रॉस बाय गुवी वॉथियांगो, जो कि एक केनियन प्ले राइटर, ऑथर और नॉवलिस्ट हैं। सो फ्रेंड, एज़ यूजुअल हमेशा की तरह समरी पढ़ने से पहले हम ऑथर की बायोग्राफी से देखते हैं। इनका जो रियल नेम था वो जेम्स गोवी था और ये पैदा हुए थे 5 जनवरी 1938 में, और ही इज़ स्टिल अलाइव और उनकी एज जो है वो 84 ईयर्स की है। एक्चुअली इनका जो फर्स्ट जो डेब्यू था, उनका फर्स्ट डेब्यू नावल था वो था वीप नॉट चाइल्ड, वॉज पब्लिश इन मे 1964। And this novel, Weep Not Child, becoming the first novel in English to be published by a writer from East African. तो ईस्ट अफ्रीकन राइटर का जो है ये फर्स्ट नावल बन गया जो इंग्लिश में पब्लिश हुआ था उस टाइम पर। उस टाइम जब ये कर रहे थे, क्योंकि डेब्यू था इनका, तो ये अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे थे। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, यानी कि अपना बीए कंप्लीट करने के बाद, इनका जो स्कॉलरशिप से इनका जो है वो लीड्स यूनिवर्सिटी से, इंग्लैंड लीड्स यूनिवर्सिटी से इनका स्कॉलरशिप जो है वो हासिल किया इन्होंने। फिर ये वहाँ चले गए। वहाँ पर जब ये कर रहे थे, कैरिबियन लिटरेचर कर रहे थे अपना जो है वो मास्टर में। लेकिन एट दैट टाइम जब वो अपना थीसिस कंप्लीट कर रहे थे, तो थीसिस के दौरान ही इन्होंने क्या किया, वो उसको स्किप करके रिनाउंस कर दिया अपने इसको, अपनी स्टडीज़ को, और वो वापस आ गए। After that, Govey's 1967 novel A Grain of Wheat marked his embrace of feminist Marxism। यानी कि 1967 में जब ये अपना थीसिस कंप्लीट नहीं कर पाए थे, उसको छोड़ दिया अपने मास्टर की डिग्री को, तो उस टाइम ही ये जो एक नावल लिख रहे थे। जब ये नावल लिखा गया तो इस नावल ने जो है उनका फेमिनिस्ट मार्क्सिज्म होने का जो है वो निशानदही कर दी। तो जिसके बाद फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब जो है इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे, तो अब वो मोस्टली अपनी जो है अपनी नेटिव लैंग्वेज यानी कि गुकियू जो है उस लैंग्वेज में वो अपना नॉवेल्स जो हैं वो नेक्स्ट जो है जितने भी नॉवेल्स आए हैं, जो भी वो प्ले लिखेंगे वो अपनी ही लैंग्वेज में लिखेंगे। उसके बाद वो वापस अपनी कीनिया जो है अपने वापस अपनी कंट्री वापस आ गए। फिर उसके नताज में क्या हुआ कि जब ये इन्होंने फेमिनिस्ट मार्क्सिज्म यानी कि वो एम्ब्रेस होने की निशानदही हुई, तो उसके नताज में उन्होंने जो है इंग्लिश में, मैंने बताया जिस तरह से इंग्लिश में लिखना छोड़ दिया, तो फिर 1970 में उन्होंने अपना नाम भी तब्दील कर दिया। उसी सिलसिले में उन्होंने क्या किया, अपना नाम तब्दील कर दिया। तो मैंने आपको बताया था इनका रियल नेम जो था वो जेम्स गुवी था। तो फिर उन्होंने अपना नाम चेंज करके गुवी वॉथियोंगो जो है वो रख दिया, क्योंकि डिसाइड किया था कि मैं जो अब जो हूँ अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही लिखना जो है, अपना जो वर्क है वो अब से लिखूंगा। सो दैट्स वाई उन्होंने अपना नाम भी जो है, इस जो मार्क्सिज्म जो फेमिनिस्ट मार्क्सिज्म है, इस बेस पे उन्होंने अपना नाम भी गुवी वॉथियोंगो रख लिया। फिर जैसे कि ये वापस आ गए थे अपनी कंट्री में, तो वहाँ पर इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ नैरोबी में पढ़ाना शुरू कर दिया, और यहाँ पर वो इंग्लिश लिटरेचर और अफ्रीकी अलूम के शोबे से वो वाबस्ता रहे, और तकरीबन 10 साल तक वो यहाँ पर एज अ प्रोफेसर यहाँ पर पढ़ाते रहे। उसके साथ साथ उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी भी थी, वहाँ पर भी वो अंग्रेज़ी और दूसरे जो अलूम थे उसके बारे में वो अपना जो है शोबे में अपनी कारकर्दगी जो है वो दिखाते रहे। और यहाँ पर उन्होंने तकरीबन 1 साल पढ़ाया, और एज़ अ मेहमान लेक्चर जिसे कहते हैं गेस्ट लेक्चर के तौर पर वो यहाँ पर पढ़ाते रहे हैं। फिर उसके बाद 1977 में उन्होंने एक जो है अपना प्ले लिखा, जिसका नाम था आई विल मैरी व्हेन आई वांट। तो ये जो प्ले उन्होंने लिखा है, तो ये प्ले जो है एक्चुअली इनके जो है प्रिज़न का बायस बना, और उस टाइम जो उनके वाइस प्रेसिडेंट थे उनको ये मतलब कि प्ले में भी थोड़ा सा प्रोवोकिंग था। सो दैट्स वाई उन्होंने उनको जो है वो प्रिज़न कर दिया, जो बाढ़ के पीछे मतलब कि भेज दिया। फिर उस दौरान जब वो मतलब कि जेल में थे, तो उस दौरान उन्होंने जो है ये डेविल ऑन द क्रॉस जो है ये लिखना शुरू किया था, और फिर एक्चुअली जाके जो पब्लिश्ड हुआ था वो फिर 1980 में ये पब्लिश हुआ था। सो अब हम बढ़ते हैं इसकी समरी की तरफ। जी स्टूडेंट्स, डेविल ऑन द क्रॉस इज सेट इन द पोस्ट कॉलोनियल लैंडस्केप ऑफ 1980s केनिया। और इसके साथ साथ जो डेविल ऑन द क्रॉस है, ये गुवी वाथियांगो का 5वां नावल है, जिसे लिटरेचर के नोबेल इनाम के लिए सबसे आगे का उम्मीदवार समझा जाता है। एक्चुअली ये नावल बहुत से मुख्तलिफ पहलुओं के साथ कैपिटल एक्सप्लॉयटेशन की निशानदही करता है कि किस तरह से लोग जो है, बोर्जिया क्लासेस जो हैं, जो उनके बड़े बड़े टाइकून्स हैं, उन्होंने किस तरह से जो अपने छोटे तबके के लोग हैं उनकी किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन की है, इस्तेसाल किया है, किस तरह से उनका फ़ायदा उठाया है। इस नावल के जो कैरेक्टर हैं, यानी कि कैरेक्टर मेहनतकश तबके और किसानों, ट्रेडर, टाइकून्स के किरदारों के साथ साथ ख़वातीन के फ़ायदा यानी इस्तेहसाल के मखसूस शक्लों
और बदसलूकी की शक्लों को बयान करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोगों का यानी कि जो गरीब तबका है किस तरह से उनका फ़ायदा उठाया गया है और किस तरह से जो एक ख़वातीन है यहाँ की या लड़कियाँ हैं किस तरह से उन्हें जो है वो बदसलूकी का निशाना बनाया गया है। ये तो था उसका थोड़ा-सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट या बैकग्राउंड भी कह सकते हैं। अब बढ़ते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो बेसिकली जो ये टेक्स्ट जो है वो ओपन्स विद अ Gikandi player in Morog, a fictional ruler outspot in Kenya. Chikanda Maringa is the main character of the story and it is introduced beginning in the second chapter. यानी कि इसका जो एक मेन कैरेक्टर है वो एक लेडी है, एक लड़की है जिकेंडा मरिंगा और ये जो है इसका मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का। और क्या होता है ये उसके सेकंड चैप्टर में इसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। रिंगा हैज़ रिसेंटली लॉस्ट हर बॉयफ्रेंड और उसको फिर फायर भी कर दिया जाता है उसके बॉस की तरफ से क्योंकि बॉस जो है उसकी तरफ पेशकदमी का इजहार करता है लेकिन वो उसको रिजेक्ट कर देती है। तो इस बात पर उसका बॉस जो है उसे नौकरी से निकाल देता है। फिर उसके बाद वो क्या होता है इसके बाद शी डिसाइडेड टू रिटर्न हर पेरेंट्स इन इल मरोग। तो वो इन मरोग में जाने के लिए भी कहती है कि चले मैं ना अपने शहर अपने पेरेंट्स के पास चलती हूँ। एक्चुअली ये अपने पेरेंट्स को किस तरह से छोड़ती है क्योंकि ये जब छोटी उम्र में ही थी आप टीन एजेस में कह सकते हैं। तो प्रेग्नेंट होने के बाद उसके पेरेंट्स ने जो है उसे घर से निकाल दिया था। तो इस वजह से ये अपने पेरेंट्स से अलग रहती थी। सो जब उसको फायर किया गया उस जॉब से तो वो क्या करती है शी डिसाइडेड टू रिटर्न टू हर पेरेंट्स। तो अपने पेरेंट्स के साथ वो डिसाइड करती है कि अपने पेरेंट के घर जाए। बट सडनली अटेम्प्ट टू सुसाइड व्हाइल एट द बस स्टॉप। लेकिन वो इसी ख़यालात में खोई होती है लेकिन उस वजह से वो क्या है कि वो सुसाइड को अटेम्प्ट करती हैं। लेकिन वहाँ पे एक इससे पहले कि वो सुसाइड मतलब कि मरती या मरने के बहुत ज़्यादा करीब थी तो उसे एक अननोन पर्सन जो है वो उसे बचा लेता है। एक यंग बॉय होता है जो उसको बचा लेता है। तो फिर बाद में वो उसको फिर उसकी अपनी स्टोरी सुनाती है कि शी टेल्स हिम हर लाइफ स्टोरी वन ऑफ द बीइंग impregnated at a young age as a sugar girl and being forced to abandon all of her childhood dreams and ambitions. वो बताती है कि किस अपने आप को वो एक शुगर गर्ल के तौर पर जो है वो एड्रेस कर रही होती है बता रही है। और फिर उसको बताती है कि किस तरह से वो इमेच्योर एज में वो प्रेग्नेंट होती है और उसके घर वाले जो हैं वो उसको घर से निकाल देते हैं और वो फिर अपने ड्रीम्स को अपने एम्बिशंस को कैसे वो तर्क कर देती है। फिर इसके जवाब में वो जो अननोन पर्सन होता है वो इसके जवाब में क्या वो उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। तो उससे मुतासिर होकर वो उसके रिस्पॉन्स में ही ऑफर्स हर एन इनविटेशन टू अ पार्टी कॉल द डेवल्स फीस्ट। तो वो उसको डेवल फीस का एक इनविटेशन देता है। एक्चुअली ये डेवल फीस्ट क्या है तो डेवल फीस्ट का यहाँ पर मीनिंग ये है अ सेलिब्रेशन ऑफ कीनियाज एक्सप्लॉयटेशन बाय द फोर्सेस ऑफ वेस्टर्न कैपिटलिज्म। और दूसरा ये भी है कि ये अटेंडेड बाय द बोथ वेस्टर्न ट्रेडर्स एंड आप बिजनेस ट्रेडर कह सकती हैं वेस्टर्न ट्रेडर कह सकती हैं और टाइकून्स भी कह सकती हैं और उसको बोचे क्लासेस के जो बड़े बड़े लोग हैं आप उन्हें भी कह सकती हैं। तो एक्चुअली जो डेवल फीस्ट है ये इन बड़े लोगों जो बड़े बड़े टाइकून्स हैं या ट्रेडर्स हैं ये उनकी पार्टी है जो अटेंड करते हैं और इसके अंदर जो अपना डिस्कस करते हैं कि उन्होंने किस तरह से आप एक ईजी मीनिंग में कह सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने गरीबों का फ़ायदा उठाया और उन्हें लूटा है। उसके बाद ये जो अननोन सिटीज़न है ये वरिंगा से कहता है कि अगर तुम उस फ़ीस्ट में जाओगी यानी कि डेवल फ़ीस्ट में जाओगी तो जिन हालात में लोगों ने तुम्हारा फ़ायदा उठाया वो सारा कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो अभी वरिंगा जो है वो थोड़ा सा अनसर्ट है यानी कि बेयकीनी है उसको भी है नहीं कि मैं वहाँ जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी। लेकिन इत्तफ़ाक़न ये फ़ीस जो है उसी शहर में हो रही है जिस शहर वो अपने पेरेंट्स से मिलने जा रही है। फिर फाइनली जो है वरिंगा जो है वो मरोग जाने के लिए एक मटैटो पे सवार होती है। ठीक है। और जिसे जो है एक मोरा नामी बदतमीज़ और लालची इंसान जो है वो चला रहा होता है। इस मटैटो पर वरिंगा कई किरदारों से मिलती है जिनमें से हर एक अपनी ज़िंदगी की कहानी बयान करता है और ये बयान करता है कि वो इल्मरो क्यों जा रहा है, ऐसी क्या वजह जो उसे वहाँ पे ले जाने पर मजबूर कर रही है। तो इसमें टैटू पर उसे एक मोरोटी जो है मोटेरी नामी एक शख्स जो है वो मिलता है जो कि एक हैंडीमैन होता है और वो बताता है कि किस तरह से उसे उसकी मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया क्योंकि उसने जो है वो अपनी उजरत बढ़ाने का मुतालबा किया था। तो अब वो बता रहा है कि वो अब इल्मरोग जो है वो नई मुलाजमत की तलाश में जा रहा है। फिर इसके अलावा बस में वो बंगारी भी होती है जो कि एक ख़ातून है जिसने माओ माओ बगावत के दौरान कीनिया की आज़ादी के लिए जंग लड़ी थी लेकिन जिसे नैरोबी में काम की तलाश में दौरान आवारगी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया गया था।
ये ख़तून बेसिकली पुलिस के साथ ताउन करने और चोरों और डाकियों की निशानदही करने के लिए इन मोरग जा रही है, ताकि इसके जो ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं वो उससे बच सके। और इसके साथ-साथ यहाँ पे एक विक्टोरिया नामी तालिब इल्म भी होता है, जो कि यूनिवर्सिटी का एक पढ़ा लिखा और शाइस्ता मिज़ाज जो है या नरम मिज़ाज एक आप जो है वो तालिब इल्म कह सकते हैं। जो मुकामी मौसीकी की तालीम हासिल करता है और शैतान की दावत यानी कि जो डेविल फ़ीस्ट है उसको देखने के लिए वो जा रहा होता है, ताकि उसका जो है अपने आप को पुरानी लोक कहानियों की सच्चाई से मनवाने की कोशिश करने के लिए इल्म-रोग जाते हुए वो देखना चाहता है कि शैतानों की दावत कैसे होती है और ये जो पुरानी ये जो लोक फ़ोक जो चल रही है, क्या ये सही है या गलत? आखिर में मोवैरी व मोकराई एक नामी एक शख्स होता है, जो एक बहुत आप पोलाइट कह सकते हैं और दौलतमंद ताजर है, जो सिर्फ चोरी पर अपने ईमान के बारे में बात करता है। एक्चुअली फिर हाउएवर ही इन्फॉर्म्स दैट the feast is not in fact hosted by the devil but rather by a local association of the thieves and robbers। वो उन्हें भी बताता है कि ये जो फीस्ट है डेवल फीस्ट जो है ये एक डेवल की तरफ से मतलब कि वो होस्टेड नहीं की जा रही है, मुनक्कद नहीं की जा रही बल्कि बेसिकली ये जो एक लोकल एसोसिएशन है वहाँ के थीव्स और रॉबरर यानी कि वहाँ जो चोरी हैं और जो डाकू हैं, चोर जो डाकू हैं उनकी तरफ से मुनक्कद की जा रही है। और ये चोर डाकू कौन है? जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये चोर डाकू जो हैं ये ट्रेडर बड़े-बड़े ट्रेडर्स और टाइकून्स हैं। म्यूकर राय जो है वो फर्दर क्लेम करता है कि चोरी ही वो चीज़ है जो मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाती है। उसके साथ-साथ वो ये भी कहता है सिर्फ़ एक चीज़ यानी कि चोरी ही ऐसी चीज़ है जो आलमी सतह पर यानी इंटरनेशनल लेवल पर एक मुल्क को दूसरे के बेनीथ रखती है, नीचे रखती है। फिर उसके बाद ये जो टैटू जो है, जो सवारी जो है, जो इन मोरग जा रही होती है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुड्स एंड इविल्स के बारे में डिस्कशन होती है। जिस तरह से बहस और मुबासा होता है, क्योंकि डेविल फ़ीस का वो तज़किरा छिड़ जाता है, सो दैट्स व्हाई हर कोई अपनी डिस्कशन कर रहा होता है, अपने हालात को डिस्कस कर रहा होता है। तो इसी के दौरान जो है, उनकी एक डिस्कशन जो है, वो कॉलोनियलिज़्म जो है, उस पीरियड पे होती है। वो बताते हैं कि उनके हालात पे बात होती है। फिर वो बताते हैं कि यही वो चीज़ है यानी कि कॉलोनियलिज़्म ही वही चीज़ है जिसने जो है मुकामी यानी कि वहाँ के रहने वाले जो नेटिव टाइकून्स हैं और जो ट्रेडर्स हैं उनको बाअख्तियार बना दिया है। और यानी कि अगरचे कीनिया के जो बाशिंदे हैं उन्होंने अपनी आज़ादी हासिल करने के लिए जंग लड़ी है, लेकिन क्या है कि इस वक्त जो लोग इक़्तिदार में हैं वो बराए नाम कीनियाई हैं, यानी कि वो कीनियन जो है सिर्फ बराए नाम है, लेकिन क्योंकि अगरचे वो दूसरे मुल्कों के यानी कि दूसरे जो ताजिर हैं या दूसरे मुल्क के जो ममालिक हैं उनके जो बड़े बड़े टाइकून्स हैं वो सिर्फ उनके कदमों को चाटते हैं, उनकी पैरवी कर रहे हैं। बेसिकली वो खुद कीनिया से मुखलिस नहीं है। फिर फर्दर इसमें ये भी बहस होती है कि ये जो बड़े-बड़े टाइकून्स हैं यानी जो बिज़नेसमैन हैं ये बेसिकली जो है सच्चाई को आम लोगों से यानी कि पोशीदा रखते हैं और बस ये अपने मफ़ाद के बारे में सोचते हैं। फिर यहाँ पे मैथेटू में भी ये भी बताया जाता है जो डीमन जो हैं यानी डीमन्स की जो दावत है जिसमें वो डीमन्स होंगे कह रहे हैं बेसिकली उसमें शैतान के डीमन्स नहीं होंगे। उनकी जो मेज़बानी करेंगे वो चोर और गद्दार जो हैं वो खुद उनकी मेज़बानी करेंगे। जो कि बेसिकली सरमायादारी के नौआबादियाती निज़ाम को फ़ाल करते हैं। नौआबादियाती निज़ाम मतलब कॉलोनियलिज़्म का जो सिस्टम है उसको वो फ़ाल करते हैं यानी कि उसको वो चलाते हैं, रन करते हैं। फिर है ईच पैसेंजर जो वो अपनी-अपनी वजूहात की बिना पर इस डेविल की जो दावत है उसमें वो जाना चाहता है, ठीक है? और तजस्सुस में है कि वहाँ पे क्या होगा। फिर यहाँ पे जो म्यूकर राय है वो उन्हें मतलब कि आगाह करता है, उन्हें बताता है कि दर हकीकत ये जो दावत है ये शैतान की तरफ से नहीं है बल्कि चोरों और डाकुओं की एक मुकामी तंजीम की तरफ से मुनक्कद की जाती है। वो कहता है कि वरिंगा को जो ये कार्ड मिला है वो बेसिकली आइडियोलॉजी कॉलेज के तलबा की तरफ से बनाया गया जो कि एक फ़ॉर्जरी है यानी कि जाली है। फिर क्या होता है फिर है कि वो वहाँ पे पहुँचते हैं। अपॉन अराइविंग एट द फीस्ट मीन यानी कि जब वो इल्मोरग पहुँच जाते हैं फिर यहाँ पे जब वो फिर फीस्ट में जाती हैं तो वहाँ पे मरिंगा और जो दूसरे जो होते हैं विटनेस या दूसरे गवाह जो होते हैं वो फिर ये विटनेस करते हैं वो ये देखते हैं कि क्या चीज़ है कि किस तरह से जो सीरीज़ ऑफ बिजनेसमैन एंड टाइकून्स हैं यानी कि जो वहाँ पे आपको पता है वहाँ पे जो इनको जो इसकी मेज़बानी कर रहे होते हैं इस दावत की कि वो किस तरह से अपने वहशियाना या इनह्यूमन और जिस तरह से उन्होंने लोगों का एक्सप्लॉइट किया है उनका फ़ायदा उठाया है वो किस तरह से उसको मज़े ले लेकर उसको बता रहे होते हैं और किस तरह से उन्होंने लोगों का इस्तेसाल किया और बेपनाह दौलत कमाई। तो इन सारी चीज़ों की यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि मैंने ये काम किया और मैंने इस तरह से किया
और तो मैंने ये इस तरह से करके ये दौलत छीनी है, और मैंने ये इस तरह से किसी मज़दूर ने काम किया तो मैंने उसको उजरत नहीं दी, तो मैंने ये दौलत कमाई है, और किस तरह से मैंने किसको धोखा दिया है। तो यहाँ पे वो अपनी बूस्ट मार रहे होते हैं कि सब कुछ कर रहे होते हैं कि ईच मैन बूस्ट ऑफ अ डिफरेंट स्कीम्स दैट ही हैज़ यूज्ड टू रॉब केनियन वर्कर्स ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ देयर लेबर, कि किस तरह से उसने केनियन जो वर्कर्स हैं उनको किस तरह से लूटा है। यानी कि इनकी सजेशन में, तजावीज़ में ये भी शामिल है कि कि किस तरह से उन्होंने किसानों को बोतलबंद हवा फ़रोख्त करने से लेकर अमीरों को इंसानी अज़ाब बेचने तक शामिल किया, ताकि अमीरों की ज़िंदगी को तूल दिया जा सके, उन्हें बढ़ाया जा सके। यानी कि उन्होंने हर काम किए हैं, यानी कि किसानों के साथ भी धोखाधड़ी की है, और यानी कि इंसानी लोगों को एक्सप्लॉइट करके, गरीबों को एक्सप्लॉइट करके उनकी आसान जो है जिस्मानी अज़ा लेकर अमीरों को फ़रोख्त किए हैं महंगे दामों, ताकि अमीर, क्योंकि वो टाइकून्स होते हैं और वो उनके पास पैसा दौलत होती है कि जो चाहे वो ख़रीद सकते हैं, इवन दो अपनी ज़िंदगी को वो तूल भी दे सकते हैं। तो फिर किस तरह से उन्होंने, यानी कि गरीबों का, मोहताजों का उन्होंने किस तरह से फ़ायदा उठाया और उनके अज़ा ख़रीदे हैं। फिर यहाँ पे जो है मेरे को राय जो है वो स्टेज पर आता है, और ज़्यादा मतलब सजेशंस देता है। तो गैर मुल्की चोरों और डाकुओं की जो तंजीम है, इसमें से गैर मुल्कियों को इल्म-ओ-रोग में से बाहर निकाल दिया जाए, ताकि अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमा सकें। ज़ाहिर है गैर मुल्की हैं, तो वो अगर धोखाधड़ी करेंगे या कुछ भी करेंगे तो वो सरमाया अपने मुल्क में लेके जाएँगे। तो यहाँ पे वो सजेशन दे रहा है कि हम गैर मुल्कियों को निकाल देते हैं, और सिर्फ़ यहीं के कीनिया के जो रहने वाले जो बाशिंदे हैं, वही ये सारा काम करते हैं। लेकिन क्या है कि अचानक उस टाइम एक हंगामा सा बर्पा हो जाता है, और एमएसी और दूसरे जो हैं उसके ख़्याल को मुस्तरद कर देते हैं। उसके आइडियाज़ को, जो वो आइडिया दे रहा होता है उसको वो रिजेक्ट कर देते हैं। वरिंगा और गटूरिया जो है वो वहाँ पे स्पेक्टेटर जैसे एक तमाशाई होता है, बस वैसे ही बन के वो रहना पसंद करते हैं। लेकिन जो मैटूरी जो है और वंगारी जो है वो डर जाते हैं कि जो उन्होंने इस पूरी फ़ीस्ट में सुना हुआ होता है, उससे खौफ़ज़दा हो जाते हैं, और खौफ़ज़दा होकर वो क्या करते हैं, वो इस चीज़ का मतलब कि अर्ज अपने आप को करते हैं कि हम जो हैं वो किसानों की हमायत करते हैं। तो फिर क्या होता है कि किसानों की बगावत की क़यादत करने का इंतख़ाब कर लेते हैं वो, और बिलतरतीब फ़ीस में जितने भी लोग मौजूद होते हैं उन सबको पकड़ाने के लिए वो पुलिस को कॉल करते हैं। लेकिन मीनवाइल क्या होता है कि फिर मीनवाइल वरिंगा जो कटोरिया जो है वो दोपहर का लंच करने के लिए निकल जाते हैं। इसी लंच के दौरान वरिंगा जो है वो कटोरिया को बताती है कि किस तरह से उसकी ज़िंदगी जो है वो तबाह हुई है या बर्बाद हुई है। फिर वो यहाँ पे वो भी बताती है कि वो किस तरह से एक अमीर आदमी जो एक बिज़नेसमैन या टाइकून है, किस तरह से वो उसकी जो है हवस का निशाना बनी है, और वो उसके लिए एक शुगर गर्ल बन गई। फिर जिसकी वजह से वो बताती है कि उसने कई बार अपनी जान लेने की कोशिश की है, फिर हर बार उसे बचाया गया। फिर वो बाद में भी ये भी बताती है कि मिटूरी ही वो शख्स है जिसने उसे हर बार जो है वो खुदकुशी से बचाया है। गार्ड से वापस आने पर जो मगोरा जो है उन्हें दूसरे मंसूबों के बारे में बताता है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद एन अदर मैन टेक्स द स्टेज एंड बिगन्स टू टॉक बट वरिंगा फ्लीज एंड फॉल asleep अगेंस्ट आ ट्री। वो स्टेज को संभालता है और बात करना शुरू हो जाता है, लेकिन इसी असना में क्या होता है, वरिंगा जो है वहाँ से भाग जाती है और जाके किसी दरख्त के नीचे वो सो जाती है। जब वो दरख्त के नीचे सो रही होती है तो फिर उसे क्या है, उसे ख्वाब में एक डीमन आता है जो वरिंगा को यहाँ का जो कॉलोनियलिज़्म का जो निज़ाम है और साम्राज्यिक कार्रवाई है उसकी हकीकत के बारे में उसको बताता है, यानी कि उसको बेनकाब करता है, जिसकी जड़ सरमायादाराना इस्तेसाल की मुश्तरका बुराई में है, और वो उसे इसमें हिस्सा लेने के लिए दावत देता है। लेकिन क्या चीज़ है कि वो जो है वरिंगा जो है इसको मुस्तरद कर देती है, और फिर वो जब जागती है तो वो कटोरिया के पास जाती है। तो कटोरिया उसको बताता है कि वंगारी ने क्या किया कि वंगारी ने पुलिस लेकर आया, लेकिन खुद इसको गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों गिरफ्तार कर लिया गया? क्योंकि वो जो उस फ़ीस्ट में जो मौजूद थे वो तो बड़े-बड़े टाइकून्स थे, बिज़नेसमैन थे, और आपको पता है कि और पुलिस जो है वो उनके अंडर काम कर रही होती है। उन्होंने यानी कि उसको खरीद लिया होता है। तो जबकि वंगारी जो है वो खुद अपनी आप मुश्किल में जो है वो फँस जाता है। यानी कि उसका आइडिया तो ये होता है कि मैं इन टाइकून्स को, जो बड़े-बड़े चोर और गद्दार बैठे हैं, इसको पकड़वाऊँगा। लेकिन क्या होता है कि वो खुद पकड़ा जाता है। फिर इसके कुछ देर बाद मचूरी जो है वो मोहल्ले के मज़दूरों, यूनिवर्सिटी के तलबा और कारकुनों का एक गिरोह के साथ यहाँ पहुँचता है, और जो इस गार पर चलते हैं, जहाँ पर ईद हो रही होती है, यानी कि फ़ंक्शन मनाया जा रहा होता है, फ़ीस चल रही होती है, और वो त्योहारों को यहाँ पर फिर रोक देती हैं, जो भी त्योहार हो रहे होते हैं। लेकिन ये कहता है जब ये त्योहार होते हैं तो वहाँ पे अफरा-तफ़री का आलम हो जाता है, और जितने भी चोर हैं वो वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन क्या चीज़ होती है कि वो जो पुलिस जो है और उसके जो मावन, कहने के मुंसलिक मावन दस्ते जो हैं वो अपने तशद्दुद के ज़रिए इस चीज़ को दबा देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर उसके बाद ये 2 साल गुज़र जाते हैं, और वरिंगा जो और गटोरिया जो है वो आपस में शादी कर लेते हैं। फिर कुछ अर्से बाद जो है वरिंगा जो है अपने बचपन के जो उसके जो एक होते हैं
तसव्वुरात जो होते हैं, जो आइडियाज़ होते हैं, जो उसके ड्रीम्स होते हैं, वो उसको पूरे करने में कामयाब हो जाती है और आखिरकार मैकेनिकल इंजीनियर बन जाती है। इसके साथ-साथ अब वरिंगा जो है वो अपने दफ़ा में माहिर हो जाती है, यानी कि किस तरह से माहिर हो जाती है, वो मार्क्सिज़्म के नज़रियात की पैरवी करती है, तो उसको पैरवी के दौरान उसको जो है वो अपना दफ़ा भी आ जाता है कि किस तरह से अपना दिफ़ा करना है, और उसके पास एक उसने एक पिस्टल भी रखा हुआ होता है, जो पिस्टल उसको मटूरी ने गार में दिया था सीक्रेट तौर पे उसकी हिफाज़त करने के लिए। इसी दौरान जो है गटोरिया हैज़ कंप्लीटेड हिज़ म्यूज़िकल कंपोज़िशन ऑन द हिस्ट्री ऑफ कीनिया, यानी कि वो भी अपनी कंपोज़िशन कंप्लीट कर लेता है और फिर वो डिसाइड करता है कि वो जो है अपने नैरोबी में जाके अपने पेरेंट्स से मिलेगा। तो फिर कुछ अरसे बाद वरिंगा लीव्स नैरोबी विद हर मैन टू गो टू मीट हिज़ पेरेंट्स। लेकिन जब वो ऐसा करती है तो वो मायूसी का शिकार भी होती है, क्योंकि इसके पुराने बॉस ने अमेरिका, जर्मनी और जापान के कारोबारी अफ़राद के ताउन से वो गैराज जो है ख़रीद लिया होता है, जहाँ वनिंगा जो है वो काम कर रही होती है, क्योंकि आपको बताया वो मैकेनिकल इंजीनियर बन जाती है। और क्योंकि वो बेसिकली वो इसको यहाँ से इसको ख़त्म करके इसको गिरा कर वहाँ पे वो एक ट्रैवल सराय कह लें या ट्रैवलर इन जो है वो तैयार करना चाहती हैं। बट आखिरकार क्या होता है, गटोरिया और वरिंगा दोनों जो है वो पहली बार अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, यानी कि वो जब अपने घर को छोड़ देती हैं, उसके पेरेंट्स को घर से निकाल देते हैं, तो उस अरसे के बाद वो अब पहली बार अपने पेरेंट्स से मिल रही है। यहाँ पे जब उसकी माँ इन दोनों को देखती है तो वो इन दोनों को ब्लेसिंग देती है। उसके बाद वो नकोरा जाते हैं, जहाँ वरिंगा ने देखा कि इसके बॉयफ्रेंड यानी कि कटोरिया जो है, उसकी जो फैमिली जो है वो बड़े-बड़े टाइकून्स ख़ानदान में से एक है। इन टाइकून्स, इन बड़े-बड़े बिज़नेसमैन से उसको तभी उनसे बोर्जिया क्लासेस के जो लोग होते हैं, उससे तभी नफ़रत हो जाती है जब वो फ़ीस अटेंड करती है। तो जब वो इस यहाँ पर विक्टोरिया के घर पर होती है तो यहाँ पे उसको रियलाइज़ होता है, यानी कि यहाँ पे ये भी चीज़ उसको पता चलती है कि बेसिकली विक्टोरिया का जो बाप है दर हकीकत तो वो नगोरिका का वो अमीर आदमी है जो है जो उसकी बर्बादी का बायस बना, यानी कि जिसने उसे प्रेग्नेंट किया था। सो दैट्स व्हाई वो यहाँ पर अपने आप को रोक नहीं पाती है। पहले तो वो रोकती है, लेकिन फिर जब उसका बाप जो आगे बढ़ता है, उसे धमकाता है, डराता है, तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है। और वो यहाँ पर उसके पास जो उसके पास एक पिस्टल आपको बताया था, मटूरी ने उसको पिस्टल दी होती है। तो उसके पास जो पिस्टल होती है वो उससे क्या है, उसको उसके ऊपर फायर कर देती है और उसको रोकने के लिए जो-जो लोग उसके पास आते हैं वो उनको भी फायर जो है करके उनको मार देती हैं। तो यहाँ पर जो है विक्टोरिया जो है वो देख रहा होता है और उसके लिए यहाँ पे डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा होता है कि वो किसका मतलब के साथ दे, किसकी तरफ जाए। विक्टोरिया को देखो या अपने फादर को देख दावा करती है कि वो उन्हें दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करने और जुल्म के निज़ाम को जारी रखने से रोकेगी। और इसके बाद जो है यहाँ पर नॉवल जो है वो एंड हो जाता है और वरिंगा वॉक्स अवे फ्रॉम द हाउस विदाउट लुकिंग बैक। तो वरिंगा जो है उस घर को छोड़ कर चली जाती है, पीछे मुड़े। सो थैंक यू सो मच गाइज़। अल्लाह हाफ़िज़।